मैं वो थोड़ी सी उस पर डिस्कस कर लूं, फिर सवाल मजीद अगला करूंगा। आपने बात की इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर की बात की। मैडम, आप एक जमहूरियत पसंद मुल्क हैं और आप एक सेकुलर मुल्क भी हैं, तो क्या किसी इलाके में इतनी आप सेकुलर हैं? अगर हम सेकुलर मुल्क हैं तो फिर क्या हो गया? हिंदू कहाँ चले गए वैली के? जो मेजॉरिटी हिंदू थी वो तो आ गई, माइनॉरिटी में आ गई। और आप देखिए, आप देखिए प्रोपेगेंडा क्या होता है पूरे विश्व में कि भारत माइनॉरिटी पे टॉर्चर करता है, जबकि असलियत अगर हमारी कंट्री में कोई माइनॉरिटी है तो वो कश्मीरी हिंदू है। उनसे बड़ा माइनॉरिटी तो है ही नहीं हमारे देश में। और सबसे ज्यादा जुल्म हमारे पे हुए, किसने किए? वही इस्लामिक, रेडिकल इस्लामिक लोगों ने, जिन्होंने चाहा कि ये भारत का जब विभाजन हुआ था ना 1947 में, एक पाकिस्तान मिल गया था जो पूरा इस्लामिक कंट्री थे, तो उन्होंने चाहा कि हम कुछ लोग पीछे यहाँ रुक जाते ताकि इस भारत को भी इस्लामिक बनाकर छोड़े। तो 2 nations फॉर मुस्लिम ओनली एंड हिंदू गॉट बिट्रेड। नाउ यू टेल मी where we people stand. Now tell me who got injustice. Now you tell me where are the facts. अच्छा, एक तो मैं थोड़ा सा इसको कर लूं, मैं आपकी तरफ आता हूं कि एक आप इंडियन हिंदूज हैं, आप कश्मीरी हिंदूज हैं, इस पे भी बात होनी चाहिए। ये आप नई टर्मिनोलॉजी जो निकाल रहे हैं, नए नए लेक्सिकॉन्स आप दरियाफ्त कर रही हैं कि आप यकदम इंडियन हिंदू से कश्मीरी हिंदू बन गई। अच्छा, एक मैं इस पे भी बात करता हूं। मैडम, ये मुझे बताएं, आपने इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर की बात की, बिल्कुल ठीक है, हुआ होगा जी। कश्मीर, वहां पे मुसलमान है ज्यादा, तो एक, और आपको पता है वैसे भी आपने बड़ी अच्छी बात की है, वैसे भी पूरे भारत, अगर पूरे विश्व में देखें तो सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया के बाद आई गेस इंडिया में ही है, पाकिस्तान में भी उतने नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, होंगे और हैं, अच्छी बात है। आपने इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर की बात की दिव्या साहिबा, मुझे ये बताएं, और आपने कहा फर्स्ट इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया, ये आपके वर्ड है जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। तो मैडम ये बताएं मुझे, तो क्या एक सेकुलर मुल्क जिसका कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, क्या वो आजादी नहीं देता लोगों के कि वो अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं? कास्ट, क्रीड, कलर, किस किस्म की आप रियासत रखना चाहते हैं, आप रह सकते हैं। ठीक है, इस वक्त आपने दिल्ली से कश्मीर चला रहे हैं, जरा सुन लीजिएगा मैडम, मैं आपको कभी नहीं टोकता, और मैं जब आप बोलेंगे मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, आप जितना मर्जी बोले, मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू दे लूं, फिर आप बोलिएगा। आप ये कहती हैं कि फर्स्ट इस्लाम, देखिए एक डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री को क्या ये हक नहीं देना चाहिए उन लोगों को कि वो जिस तरह भी रहना चाहते हैं, वो इस्लाम में रहना चाहे, वो हिंदू रहना चाहे, वो सिख रहना चाहे, देना चाहिए ना? तो ये आपकी जो करेक्टराइजेशन है कि इस्लामिक स्टेट, इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर, आपको इस्लाम से प्रॉब्लम है, आपको कश्मीर से प्रॉब्लम है। अगर आपका सेकुलर देश ये कहता है कि इंडिया के अंदर हिंदू रह सकता है, तो भाई मुसलमान क्यों नहीं वहां बना सकता? और दूसरी बात मैडम, ये जो आप बता दें, आपने कहा आजाद कश्मीर आना चाहता, आपके साथ आना चाहता है, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है, ये तो आपने एक रेटरिक की। लेकिन मैडम ये एक बात बता दें मुझे, ये आप कश्मीरी हिंदू हैं या इंडियन हिंदू हैं? मतलब आपने बड़ी आइडेंटिटी को छोड़ के छोटी आइडेंटिटी अपनाना शुरू की। मतलब मैं ये कहूं कि मैं पाकिस्तानी मुसलमान हूं या मैं पंजाबी मुसलमान हूं, आप तो इस तरह की मिसाल दे रही हैं कि मैं इंडियन मुसलमान नहीं हूं, मैं इंडियन हिंदू नहीं हूं, मैं कश्मीरी हिंदू हूं। मैं ये कहना शुरू कर दूं ना अगर दुनिया में जाके, आई एम कमर चीमा और मैं पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हूं, मैं पंजाबी मुसलमान हूं, तो लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा भाई पंजाब क्या चीज है, क्योंकि एक सूबा है, लोगों को ना पता होगा। सो आप ये जो करेक्टराइजेशन कर रही हैं, आप जरा आखिरी में बात, मैं उसका बताऊंगी, आखिरी बात, आप जो ये कैरेक्टराइजेशन कर रही हैं अपने ऊपर के मैं हिंदू कश्मीरी हूं, ये बेसिकली आप शनाख्त का नाम लगा के, क्या आपको लगता नहीं कि आप लोगों की सिंपैथी जीतना चाहती हैं? एक तरफ तो आपका मुल्क वहां पे 6-7 लाख फौज रख के उनको मारता है, और आप वहीं से निकल के कहती है नहीं भले हमारी फौज मौजूद है लेकिन हम सेफ नहीं है। जहां 7 लाख फौज है और आप मौजूद नहीं है, और जिन लोगों के लिए फौज है वो कितने महफूज होंगे मैडम? ठीक है, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगी, बिल्कुल थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। आपने सवाल 3 सवाल पूछे, उसका मैं आपको जवाब। पहला सवाल आपने पूछा कि भाई सेकुलर देश है और मुस्लिम्स को रहने का उतना ही हक है जितना हिंदुओं को है। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जब पाकिस्तान बना था, इंडिया से ही बना था, आप इस बात को जानते हैं। 1947, 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना।
कहां से बना? भारत की भूमि को काट कर ही बना। उस भारत की भूमि को काट के बना जिसका बेसिस था रिलीजन। हमारा जो पार्टीशन हुआ वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ। अगर आप देखें तो असलियत में आप भी भारतीय ही हैं। आप पाकिस्तानी बाद में बने, आप पहले भारतीय हैं। और आप मुसलमान भी बाद में बने, पहले आप हिंदू ही हैं। आप माने या ना माने, मैं सिख था शायद, मेरे बड़े बाउज थे बस। और सिख हिंदू ही है। तो हमने ये जो कैरेक्टराइजेशन आप जो बात कर रहे हो, जो सेकंड क्वेश्चन पूछा मैं उस पर जरूर आऊंगी, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगी कि सेकुलर वर्ड हमारे प्रियम्बल में बाद में डाला गया, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई 1970s में, 75 इमरजेंसी जब लगी। तो अगर मैं देखूं 1947 में जब हमारा देश बना था, इंडिया जब बना था, भारत तो सदियों से है, हजारों सालों से है, वो भारत जहां पे जय श्री राम, जो श्री राम की भूमि है, वो तो लाखों वर्षों से है, हजारों वर्षों से है, उनको टच नहीं कर सकता कोई। लेकिन जो इंडिया बना 1947 में, उस इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रीएम्बल था, उसमें सेकुलर वर्ड कहीं नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हर किसी को ये पता था कि हमारा जो पार्टीशन हुआ वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ। अब इंडिया ने चुना, महात्मा गांधी जी ने भी बोला कि अगर जो मुस्लिम यहाँ रहना चाहते हैं वो बेशक यहाँ रह सकते हैं, हिंदुओं को कॉर्पोरेट करना चाहिए और कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, हिंदुओं को समझना चाहिए। हम हिंदुओं ने भी बोला कि हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हमें किसी से कोई दुश्मनी है नहीं, हमें कौन सा रिलीजन के बेसिस पे जिहाद करना है, या हमारा कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो हमें बोलता हो कि भाई एक ऐसा राष्ट्र बनाना हो जिसमें सिर्फ जय श्री राम बोलना हो। हमने बोला भाई बोलो तुम अल्लाहू अकबर, हमने बोला तुम बोलो सत श्री अकाल, हमने बोला कि तुम्हें क्रिश्चियनिटी का करना है तो करो। हमने तो सबको वेलकम किया, लेकिन हमने सेकुलर वर्ड नहीं लिखा। फिर इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी ने लगाई तो उसने सेकुलर सोशलिस्ट डाल दिया। खैर, कौन केजीबी एजेंट रहा या कौन सीआईए एजेंट रहा या कौन पाकिस्तान की पृष्ठभूमि रच रहा था उनके स्पाइस के लिए, वो उस पर हम अलग डिबेट कभी करेंगे। लेकिन मेरा ये आपको कहना है कि जब हम अपनी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हमारे सेकुलरिज्म के साथ साथ एक हिंदी वर्ड भी आता है, वसुदेव कुटुंबकम। एक्चुअली वसुदेव कुटुंबकम जो है वो सेकुलरिज्म से डिफरेंट है। सेकुलरिज्म इंग्लिश वर्ड है और ये इंपीरियलिस्टिक इंग्लिश लैंग्वेज से सख्त नफरत है मुझे। इसलिए नफरत है क्योंकि इसका जो मतलब है कुछ और होता है और लोग कुछ और अप्लाई करते हैं। जब हिंदू अपनी बात करे तो वो कम्युनल है, जब मुसलमान अपनी बात करे तो वो सेकुलर हो जाता है हमारे देश में। और वेस्टर्न मीडिया और पाकिस्तान मीडिया इसमें नंबर 1 है। जब हिंदू रोए, जब पहाड़गढ़ में साधु संतों को मारा जाए, जब पूरे भारत में चुन चुनकर हिंदुओं को, साधुओं को मारा जाए, तब हिंदू सेकुलर छोड़कर अपनी अगर वो बात करे कि भाई हमारी बात करे, हिंदुओं की बात करे, तो वो कम्युनल हो जाता है। और आप देखिए, अगर मुसलमान को कोई सपोर्ट भी मिलता है तो वो हिंदू ही करते हैं हमारे देश में। हमारे बॉलीवुड में हिंदू एक्टर्स एक्ट्रेसेस खड़े हो जाते हैं मुस्लिम्स के सपोर्ट में। तो क्या आप ऐसे कोई कुछ गिन चुन के लोग भी बता सकते हैं जो इंडिया में हो, जो मुस्लिम और जो हिंदुओं को सपोर्ट करे और कहे कि नहीं, हमने कभी ना कभी इनके साथ गलत किया है और इनको ठीक करना होगा, वी शुड करेक्ट ऑल द ब्लंडर्स व्हिच वी हैव डन। खैर, मैं उस पर नहीं जाती। आपका दूसरा क्वेश्चन था इसके ऊपर, आइडेंटिटी के ऊपर। आपने बोला था कि इंडियन कश्मीर या कश्मीरी हिंदूज। आप देखिए, हमारी जो आइडेंटिटी है वो कश्मीरी मुस्लिम्स ने ही बनाई। जब 1990 में स्लोगन्स लगे तो सबसे पहले यही स्लोगन लगे कि बट्टो को लेकर स्लोगन लगे। बट इज अ निक नेम गिवन टू कश्मीरी पंडित्स। इट्स अ कश्मीरी वर्ड, इट्स अ कश्मीरी निक नेम गिवन टू कश्मीरी पंडित्स। तो पहले नारे तो कश्मीरी पंडितों के लिए निकले, फिर सिखों के लिए आए, और फिर इवेंचुअली इट स्प्रेड आउट टू द लार्जर रिलीजियस पॉपुलेशन नोन एज हिंदूज। तो इसीलिए मैं कश्मीरी हिंदूज की बात करती हूँ, कश्मीरी पंडितों की बात करती हूँ, और मैं इंडियन कश्मीरी हिंदू या इंडियन हिंदू नहीं बोलती, क्योंकि एक्चुअली मैं इंडिया में तो पहले बिलीव नहीं करती, दूसरी बात मैं भारत में बिलीव करती हूँ, और तीसरी बात मैं पहले भारतीय हूँ फिर कश्मीरी हूँ, और फिर पहले भारतीय हूँ फिर हिंदू हूँ और फिर कश्मीरी हूँ।
तो आप इसको अगर जोड़ के देखें, आप इसका कोई भी मतलब निकालें, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ इसका यही मतलब है, जब मैं कश्मीरी हिंदू हूं तो मैं एक एग्जाइल में जीवन व्यतीत कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक जेनोसाइड की पीड़ित हूँ और मेरी कम्युनिटी ने इसको झेला है। इसीलिए ये बार बार रिफ्लेक्ट करना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि बहुत लोगों की मौतें गई, जाने गई, रेप गई। ये एक ट्रिब्यूट है, ये एक तरीका है ताकि लोगों तक पहुंचे ये बात कि हमारे साथ हुआ क्या। तीसरा आपका क्या प्रश्न था चीमा जी, मैं भूल गई, आपने पूछा था आजाद कश्मीर या इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर की बात की कि इस्लामिक स्टेट, इस पे बात करी थी आप। हाँ, तो इस्लामिक स्टेट की आप बात करें कि इस्लामाइजेशन, मैंने आपको बोला, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, क्या कभी किसी हिंदू, क्या कश्मीरी हिंदू ने जाके किसी मुस्लिम को मारा? क्या उसको मस्जिद से निकाला? क्या उसकी मस्जिदें तोड़ी कश्मीर में? क्या उसको रेप, मर्डर या कुछ उसके साथ ऐसा किया कि उसकी पूरी कौम को ये डिसाइड करना पड़ गया कि अब हम कश्मीर में नहीं रह सकते, हमें कश्मीर से जाना चाहिए, हमें या तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए या भारत के किसी और भाग में कहीं चला जाना चाहिए? नहीं, कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। आपने ये भी प्रश्न पूछा कि जो इंडियन आर्मी है, 7 लाख की करीबन फौज वहां है। पहले तो बता दूं, ये 7 लाख का फिगर गलत है, क्योंकि अगर 12-13 लाख की इंडियन आर्मी है, उसमें से 7 लाख अगर कश्मीर में लगाने तो पूरे भारत का क्या हाल होगा। तो 7 लाख का फिगर आपने कहां से निकाला मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी इंडियन आर्मी के लोग हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड आर्मी इन द होल वर्ल्ड, एंड इट इज नॉट ओनली मी सेइंग इट, every country knows it, every country, even Pakistan knows it. Why? कारगिल के बाद आपने खुद के जवानों की बॉडी लेना मना कर दिया था साहब। हमने बाकायदा हर प्रोसेस फॉलो करते हुए उनकी बॉडी सुरक्षित आप तक पहुंचानी चाहिए, और नहीं ली तो यहीं पे दफनाई। आपसे मैं ये प्रश्न अब पूछना चाहती हूँ, आपने मुझसे तो काफी प्रश्न पूछ लिए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप ये मानते हैं नहीं कि हमारे साथ, आपके साथ और हमारे साथ गद्दारी अगर शुरू हुई है तो वो ब्रिटिश एरा से शुरू हुई है? नहीं दिव्या राजदान साहबा, ये बताएं कि मतलब ब्रिटिश एरा से किस किस्म की गद्दारी, मतलब किस सेंस में आप बात कर रही हैं? मतलब बिल्कुल, मैं यही चाहती थी आप मुझसे सवाल पूछें। 1857 में जब फर्स्ट इंडिपेंडेंस का जो वॉर हुआ था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई थी, जिसमें काफी लोग थे, और मंगल पांडे की शहादत से वो एक सिलसिला शुरू हुआ था। आपको पता है कि उस वक्त किसने गद्दारी करी थी मुस्लिम कौम में? मुस्लिम कौम को बोला गया था कि आप भी हमारे साथ आइए, क्योंकि आप भी भारतीय हैं, ये आपका भी देश है, आइए हमारे साथ लड़िए। अगर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 फेल हुआ है कहीं पे, बिकॉज ऑफ द बिट्रेयल ऑफ द मुस्लिम्स, एंड व्हाई दे डिड इट, बिकॉज ऑफ द फैक्ट उस टाइम भी उनके अंदर खिलाफत का कॉन्सेप्ट था, इस्लामिक कॉन्सेप्ट था। वो वहाइज्म, वहां पे तो चलो वहाइज्म थोड़ा लेट आया, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि 1857 से रची गई और रखी गई, और लोगों के दिमाग में ये इंटॉक्सिफाई किया गया उनको कि आप मुस्लिम हैं, बाद में आपका देश हो सकता है। इनफैक्ट अगर मैं कुरान को देखूं, मैंने जितनी कुरान पढ़ी है, मैंने जितना इस्लाम को नोटिस किया है, वो तो किसी देश में मानता ही नहीं है, वो तो किसी देश में मानता ही नहीं है। अगर आप असल मुसलमान हैं तो आप किसी देश के हैं ही नहीं, एक उम्मा है जिसके मुताबिक आपको चलना है। एक ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है, मेरे से तो बेहतर आप ही बता सकते हैं, लेकिन मैं भी बता सकती हूँ क्योंकि मैंने सहा है उसके नाम पे। जी दिव्या राजदान साहिबा, आपने जारी बात है बहुत सारे पॉइंट्स रेज किए हैं, और आपकी पॉइंट्स में जारी बात है कुइयों में वजन भी है। तो अभी जो आपने 1857 की मेरा ख्याल है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रही थी कि मुसलमानों ने वहां पे क्यों गद्दारी कहां से शुरू हुई, तो आप क्या 1857 से ही मुसलमानों के खिलाफ हैं? मतलब क्या तब से ही आपको मुसलमानों से मसला है? इतना पुराना मसला चला आ रहा है भारतीयों को और हमारे हिंदू भाइयों बहनों को
कि वो उस अभी इससे पीछे नहीं जा सकता है वैसे तो, क्योंकि मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की है, दर्दें बहुत पुरानी हैं। मैं समझ सकता हूं इन दर्दों को कि जो मुसलमानों ने यहाँ पे जो रूल किया है उसकी दर्द तो भारत के लोगों से नहीं जा रही। मैं तो समझता हूं कि दिव्या राजदान इंडिया का मुस्तकबिल है, आप इंडिया का फ्यूचर है, क्योंकि आपने आगे पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में आपने बहुत सारी चीजों में आना है। तो दिव्या राजदान साहबा, अगर आप इसी लेंस से सोचेंगी कि हाँ भाई 1000 साल पहले मुसलमानों ने हुकूमत की, ब्रिटिश राज में इन्होंने जंग आजादी करने की कोशिश की, मुसलमानों ने फसाद करने की कोशिश की, खिलाफत बनाने की कोशिश की, तो इस तरह तो नहीं गुजारा हो पाएगा। मैडम, आपको मेरा ख्याल है जिस लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, मैं गलत हो सकता हूं, आप समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, जिस लेंस का मैं चाहता हूं कि आप इस्तेमाल करें, शायद जो आपके लिए और आपके मुल्क के लिए अच्छा होगा, वो वही लेंस है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन उसे देता है। और वो कोएग्जिस्टेंस है, वो प्लूरलिज्म है, वो लिविंग टुगेदर है। उसमें सवालिया जवाब और क्वेश्चन और मार्क करना कि ये मुसलमान है, कश्मीर एक इस्लामिक स्टेट है, अगर मुसलमान कहें कि जी हिंदू इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रहे हैं तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन कश्मीरियों के बारे में आपने कहना शुरू कर दिया वो इस्लामिक स्टेट है। और मैडम, जो आपने बात की ना, उससे पहले थोड़ी देर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, ये काइंडली थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जरा ब्रॉडर फ्रेमवर्क में इंडिया को सोचें। इंडिया बहुत बड़ा है, अगर आप इंडिया को सोचेंगे सिर्फ कि मैं कश्मीरी हिंदू हूं और भारतीय हिंदू नहीं हूं, तो फिर गुजारे नहीं होंगे। ये हो सकता है आपको दिल्ली में, मुंबई में, आप गलत कह रहे हैं। मैं थोड़ा सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, मैं भारतीय हिंदू ही हूं और हमेशा भारतीय हिंदू रहूंगी। ये आपको समझाने के लिए मैंने बोला कि मैं कश्मीरी हिंदू इसलिए हूं क्योंकि मेरे साथ, मेरी कौम के साथ एक जेनोसाइड हुआ, हमारा एक्सोडस हुआ। ये सिर्फ उस चीज को इंडिकेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है ये जो एक फ्रेज है। अदरवाइज मैं भारतीय ही हूं और हमेशा ही रहूंगी। चलें, अच्छा किया आपने बता दिया कि आपने जो एग्जाइल लिखा हुआ है उसको थोड़ा फिर चेंज कर लीजिएगा शो के बाद, क्योंकि आप अब समझती हैं आपने। एग्जाइल में ही हूँ। देखिए, ये एग्जाइल जो है ये सचमुच में है, क्योंकि मेरी जो शारदा पीठ है ना वो आपने कब्जे में कर रखी है। जब पीओके से वो इंडिया का भाग में आ जाएगा ना, जिस दिन आ जाएगा, ये एग्जाइल भी उस दिन हट जाएगा। और ठीक है, ठीक है। और मैं आपको कहूंगी इंशाअल्लाह और गणेश इच्छा दोनों की, आप देखिए आने वाले समय में जिस मैप में आप पीओके लिखते हैं ना, वो बहुत जल्दी भारत का हिस्सा होने वाला है, क्योंकि वो भारत का ही है। ठीक है, आपकी देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि कितने पुराने हिस्ट्री में मैं जा रही हूँ और मैं इतनी पुरानी बात बताने लगा था। चले आप बोल लें क्योंकि आप मेहमान हैं। मैं उस पॉइंट पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर दूं। मैंने एक छोटी सी पोयम लिखी थी थोड़ी देर, कुछ महीनों पहले। वो उसका टाइटल ये था, हिंदू हो तुम, परशुराम की औलाद हो तुम। चीमा साहब, हिंदू हैं आप, परशुराम की औलाद हैं आप। कुछ समझ में आया? जिन मुसलमानों से, जिन मुस्लिम से मुझे खफा है, इस बात का खफा है बाद में कि उन्होंने मारा, काटा, रेप किया, पहले इस बात से खफा हूं कि वो कन्वर्टी है। अब आप मेरे समझ गए होंगे, जवाब को समझ गए होंगे। देखिए मैडम, आपका जाहिर बात है एक मौकफ है, पर्सपेक्टिव है, और होना भी चाहिए। मैं समझता हूं कि हर बंदे को, हर शख्स को अपनी ओपिनियन रखनी चाहिए। और बीइंग ए यंग गर्ल एंड बीइंग ए यंग इंडियन एनालिस्ट, आपको वोकल होना चाहिए अपने भारत के लोगों के लिए और अपने लिए, ताकि आप एक अच्छा पर्सपेक्टिव दें। लेकिन मैडम, जब आप ये बात करती हैं कि मैं एक कश्मीरी हिंदू इन एग्जाइल हूं, तो आप ये इमेजिन करें कि अगर इतनी बड़ी फौज आपको वापस मकबूजा कश्मीर, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं और आप कश्मीर कहते हैं, नहीं लेके जा सकी, अमन नहीं दे सकी, आपको वहां बिठा नहीं सकी, तो कभी 72 सालों में 140 करोड़ लोगों ने ये बैठा सोचा है कि आओ मिलकर फैसला तो करें, इन लोगों की तकलीफ क्या है जो 72 साल बाद भी इस तरह मर रहे हैं, इस तरह रो रहे हैं, इनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं लेकिन खामोश हैं, इनको बांट दिया गया है, इन लोगों की कोई सुनने वाला है क्या? अगर आपको नहीं आपकी फौज लेके जा सकती वहां पे, तो उनकी कौन सुन सकता होगा? और दूसरी बात यह है, आप कहती हैं कि
जो कश्मीर है उसको वो मिल जाएंगे, और जो कश्मीर है वो उसको जो आर्मी है वो कैसे मुसलमानों को मार सकती है। मेरा ख्याल है कि आपने कभी ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, आपने कभी अक़वाम मुत्तहिदा को नहीं उसकी रिपोर्टें नहीं पढ़ी ह्यूमन राइट्स की। आपने अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के 4 लफ्ज देख लें जिन्होंने रिसेंटली कहा कि हम 4G टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते ऑक्युपाइड कश्मीर में। हाँ, बाकी भारत तो 4G टेक्नोलॉजी, ये मेरी बहन दिव्या राजदान तो 4G टेक्नोलॉजी से बात कर सकती है अपने सारे हिंदुस्तान के लोगों से, लेकिन वो जो कश्मीरी हैं उनको 4G नहीं मिलेगा। हिंदूज, जो कश्मीरी हिंदूज इन एग्जाइल है वो 4G ले रहे हैं। वो जो कश्मीरी असल कश्मीरी हैं, जिनका वो मुल्क है, जिनका वतन है, जिनकी जानें चली गई, जिनके घर उजड़ गए, जिनके घर जल गए, जिनका सोना उतार लिया गया। मैं हाल ही में देख रहा था, ये किस तरह आप अपने लिए सोचते हैं। आए हम सब मिलके कश्मीरियों के लिए भी सोचें, आए उन लोगों के लिए सोचें जो ओप्रेस्ड हैं, जिनके ऊपर जुल्म हुआ, जिनके ऊपर फौज बैठी है और वो घरों से नहीं निकल सकते। थोड़ा सा तो सोच लिया जाए उनके लिए। क्या ख्याल है? बहुत बहुत अच्छा ख्याल है। थोड़ा सा आप मेरा भी ख्याल करिए और मुझे बताइए, ये सोमरी कोली कौन है, ये क्या? सुना अमरा कौन है, ये चंपा और रिंकी कुमारी कौन है? आपको पता है ये कौन है? मैं तो इन लड़कियों को नहीं जानता। ये पाकिस्तान में ही रहने वाली लड़कियां। क्या बात है, आपको पता नहीं? अच्छा, ये जिंदा नहीं है, आपको पता है? क्योंकि इनका रेप हो गया, मर्डर हो गया, कन्वर्ट कर दिया, बहुत जुल्म ढाए इन पे, और जबरदस्ती करके पहले इनको अगवा किया गया, इनको कन्वर्ट किया गया, कलमा पढ़ाया गया, फिर इनके साथ रेप हुआ और सेक्सुअल हैरासमेंट और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तब तक होती रही जब तक ये मर नहीं गई लड़कियां। और ये सारी लड़कियां हिंदू थी, और ये किस देश की थी? पाकिस्तान की थी। आपको तो उनका नाम भी नहीं पता। खैर, मैं अब आपको एक चीज बताती हूँ, जो आप हमारे देश में कश्मीर में और कश्मीरी मुसलमानों की कैफियत को बताना चाह रहे हैं, और बताना चाह रहे हैं कि हमारी इंडियन आर्मी तो हम इन एग्जाइल के हिंदुओं को नहीं ले जा सकी, तो वहां पे जाके जो लोगों के साथ करती है तो पता नहीं क्या ही करती होगी। आपको थोड़ा फैक्ट्स बता दूं, हमारे देश में किसी को भी परसिक्यूट नहीं किया जाता जैसे आपके देश में ना परसिक्यूट होते हैं लोग, पहली बात। दूसरी बात, कश्मीर एक ऐसी भूमि है जहां पे जो वैली है, उस वैली में सिर्फ 7% के एरिया में ही मिलिटेंसी हाई पीक पे है। बाकी सब लोग शांति से ही रहना चाहते हैं, और उन मुसलमानों को इंडियन आर्मी से कोई गुरेज नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो खुशी से इंडियन आर्मी के साथ रहते हैं और इंडियन आर्मी को प्रेज करते हैं। ये वही इंडियन आर्मी है जब 2014 में कश्मीर में जब फ्लड्स आए थे तो अपने कंधों पे, अपने हाथों पे उन कश्मीरी मुसलमानों को उठा कर जान बचाई। और उन्हीं वहीं पे उसी कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों ने क्या किया इंडियन आर्मी के साथ? हेलीकॉप्टर पे पत्थर मारे, हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। कश्मीरी ये इंडियन आर्मी के जवान, आप औरंगजेब का तो नाम जानते ही होंगे, वो तो हिंदू भी नहीं था, वो तो मुसलमान था, इंडियन आर्मी का जवान था, मुसलमान था, कश्मीर का हमदर्द था। क्या किया उन लोगों ने? अपने ही कश्मीरी मुसलमान भाइयों ने मिलकर उसको मार दिया। तो अच्छा, जो स्थिति कश्मीर की अभी है, अगर आप उसको सिंगुलर आइडियलिस्टिक इस्लामिक वे से देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी, एक ही चश्मा आप लोगों ने ओढ़ रखा है कि इंडियन आर्मी जो है बर्बरता करती है कश्मीरी मुसलमानों पे, लेकिन ये सच नहीं है। कश्मीर में इंडियन आर्मी जितनी डिसिप्लिन्ड है, इंडिया की इंडियन आर्मी जितनी डिसिप्लिन्ड है, वो पूरे विश्व में आपको नहीं मिलेगा। आप देखिए, इलेक्शन करवाए कश्मीर में, एक वीडियो जारी हुआ, वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा, इंडियन आर्मी का एक फौजी AK-47 था उसके हाथ में, लेकिन वो मार खाता रहा लोगों से। वहां पे कश्मीरी मुस्लिम उसको मारते रहे, पत्थर मारे, हाथ मारा, पैर मारा, थप्पड़ मारे, उसने कुछ नहीं किया, उसने चू तक नहीं निकाली। वो चलता गया जब तक वो सेफ जोन में नहीं पहुंच गया। ये इंडियन आर्मी है, ये एग्जाम्पल है, ये टेस्टिमनी है कि हम बर्दाश्त करना जानते हैं लेकिन गद्दारों को मारना भी जानते हैं। जब से मोदी सरकार आई है तो हमने गद्दारों को मारना भी शुरू कर दिया है, और जो इन्फिल्ट्रेशन करता है उनको भी मारना शुरू कर दिया है। और एक और बात कहना चाहूंगी,
जो हमारे मुल्क के साथ, हमारे देश के साथ, हमारे संविधान के साथ और हमारे ही देशवासियों के साथ नहीं रह सकता, उनके खिलाफ साजिश करता है, देश के खिलाफ साजिश करता है, उससे तो मरना होगा। वो जिंदा रहने के लायक नहीं है, ठीक है, चाहे फिर रिलीजन का कोई भी हो। ठीक है, जाहिर बात है, मैं समझता ये हूं कि अगर सिर्फ जो ऐसी बात है कि कोई अगर मुल्क के खिलाफ साजिश करे या मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ काम करे तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि इसमें एक तो मैं आपकी वो पहला जवाब भी दे लूं, रेप विक्टिम्स, कन्वर्ट्स, वो जो आपने आपने अपने फोन से देख के नाम बोले कि वो 2-3 लड़कियों के जो पाकिस्तान में हुए। देखिए, मैं समझता ये हूं कि एक होता है कि आपकी कंसर्टेड एफर्ट्स होती हैं, सिस्टेमिक कंपेन होती है, इंस्टीट्यूशनल बैकिंग होती है वायलेंस के लिए, या होता है कि आपने माइनॉरिटीज को जबरदस्ती कन्वर्ट करना है और उनको मारना है अगर वो सिस्टम में वो आपकी बात नहीं मानती है, मुसलमान करना है, वो एक और चीज है। दूसरा ये है कि इंडिविजुअल एक्ट्स होते हैं, कहीं पे एक बंदा है, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, आप एक चीज बोलूंगी कि ह्यूमन राइट्स के उनके नहीं है। अगर कंसल्टेड इंस्टीट्यूशनल वायलेंस हो रही है, ट्रांजिट रूट भी देना चाहते हैं और भी बहुत सारी चीजें प्रपोज हुई, लेकिन आप क्या समझते हैं 20 साल हमारे फॉर टॉक्स, फॉर डिस्कशन, और उधर से नरेंद्र मोदी 2014 में आए और उसके बाद चीजें उल्ट पुलट हो गई, हमारे ना कंट्रोल में रही ना कुछ आपके कंट्रोल में रही, ये सियासत खा गई, ये हुआ क्या? क्यों नरेंद्र मोदी साहब नहीं चाहते कि जो पाकिस्तानी 20 साल की मेहनत है कि हालात ठीक करने की, उसको उन्होंने कामयाब नहीं होने दिया? आप क्या समझते हैं सर? देखिए, ऐसा है, लेट्स एक्सचेंज परसेप्शन। ये आपने बताई पाकिस्तान में जो परसेप्शन है, आई एम ग्लैड यू बीन अपफ्रंट एंड यू सेड सो। मैं आपको हिंदुस्तान की तरफ के जो आम आवाम की परसेप्शन है वो मैं बताता हूं। हम लोग देखते हैं कि इंडिया इज द स्टेटस को पावर, जैसा है वैसा हम चाहते हैं कि साहब ये वैसा ही रहे, देयर शुड बी नो, अब आप ज्यादा उथल पथल इस सब कॉन्टिनेंट में नहीं कर सकते, जो होना था तो हो लिया, लेट अस एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, इसको बोलते हैं स्टेटस को। लेकिन हमने देखा है कि फ्रॉम द जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू द रिविजनिस्ट पावर इन दिस एरिया इज पाकिस्तान। आपको चिप ऑन द शोल्डर थे, कई जायज कई नाजायज, पार्टीशन के टाइम से, तो आपने हमेशा एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को सब कॉन्टिनेंटल इक्वेशन में लाने की कोशिश की है, पहले अमेरिका को, फिर अब चाइना को, ताकि इंडिया को बैलेंस किया जाए। ठीक है, अगर मैं पाकिस्तानी होता शायद मैं भी सोचता कि ये जायज स्ट्रेटजी है, मिलिट्री व्यू पॉइंट से ये इट मेक्स मिलिट्री सेंस टू बी। लेकिन इससे फिर जो है चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2, पिछले 30 साल से आपकी जो पॉलिटी ने एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर का जो तरीका इस्तेमाल किया है 30 साल से, आपने कहा था 20 साल से आगे मत जाओ, मैं जरा 10 साल आपसे और ले लूं उसमें, तो 10 साल अगर हम पंजाब से शुरू करें, एसिमेट्रिक वॉरफेयर तब से शुरू हुआ बिकॉज पाकिस्तान की फौज 4 बार जो डायरेक्ट हेड ऑन कॉन्फ्लिक्ट थे उसमें उन्होंने रियलाइज किया कि उनको डिसएडवांटेज है, और एसिमेट्रिक वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर जिसे कहा जाता है, उससे शायद उनका कोई नतीजा निकल सकेगा। इसके चलते साहब मैं आपको बताऊं, 80,000 भारतीय अफराद अभी तक शहीद हो चुके हैं। 21,000 शहीद हुए पंजाब में, उसके बाद कोई 35 से, अब तो मैं 40,000 बोलूंगा, अफराद शहीद हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में, फौजी, पुलिस, सिविलियन सारे जोड़ के, टेररिस्ट वगैरह सबको शामिल करके। और 2003 से साहब ये सिलसिला बॉम्बिंग का शुरू हुआ हमारे शहरों में। मुंबई का क्या लेना देना है जम्मू कश्मीर? मुंबई के जवेरी बाजार में कितने बार बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, 30,000 कोर्ट दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, अहमदाबाद, बेंगलुरु, सब जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 15,000 अफराद साहब उसमें शहीद हो गए, टोटल 80,000 अफराद मारे गए। मोस्टली साहब वो नॉर्मल भारतीय सिटीजन हैं, शहरी हैं, आदमी, औरतें, बच्चे। और अब भारत में एक बड़ा, देखिए, आक्रोश जिसको बोलते हैं वो आ गया है कि साहब
हम जानते हैं हम आम हिंदुस्तानी जुलू कैटेगरी में नहीं, आप समझते हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, हम स्पेशल कैटेगरी स्पेशल प्रोटेक्शन में नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आए दिन हमारी लाशें टपकती रहे। अब मेरी दादी जाती है या मेरी घरवाली जाती है बाजार में कुछ खरीदने, मेरे बच्चे जाते हैं और वो वहां पे पता चले साहब वो तो बम फट चुका है, वो बम फटा है तो हम दौड़े अस्पताल में, पता चला दूसरा बम वहां लगा पड़ा है साहब। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत प्रेशर पड़ा है, चाहे मोदी सरकार हो चाहे उसके पहले कांग्रेस सरकार थी, प्रेशर उन पे पड़ा है साहब, इसको बंद कराइए, ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर को बंद कराइए। प्रॉब्लम बंद कराने में अब ये है कि साहब हम दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, यस, दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर हैं, एक डेटरेंस एक स्टैंड ऑफ आ गया है, और भारतवर्ष में इंप्रेशन ये है कि ये न्यूक्लियर डेटरेंस के चलते आप एनवेलप को एसिमेट्रिक लेवल पे पुश कर रहे हैं मोर देन इज रिक्वायर्ड, एंड नाउ इट इज बिगिनिंग टू हर्ट। 80,000 अफराद बहुत ज्यादा, ये धीरे धीरे होता रहा है। इट इज द सपोज टू बी वॉर ऑफ 1,000 कट्स। लेकिन अब इंडियन जो, मतलब मैं सरकार की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं एक सिटीजन हूं, एज ए सिटीजन मैं आपको बता रहा हूं जो कॉमन परसेप्शन इंडिया में, एंड इट विल बी गुड फॉर यू टू नो दिस परसेप्शन एट द कॉमन मैन्स लेवल। वो कहता है साहब अनफ इज अनफ, आप कुछ करिए, इसको बंद करिए साहब, या तो एक बार आर पार की हो जाए। ये भी एक सेंटिमेंट बड़ा स्ट्रांग होता जा रहा है। लेकिन ये रोज रोज की छुटपुट, रोज रोज लाशें गिर रही हैं, आज इसके लिए बिगल बज रहा है, कल उसके लिए वो बॉडी फ्लैग में ड्रेप होके आ रही, साहब ये बहुत हो गया, इसको बंद करें। इसी के चलते जब मोदी सरकार आई, कमर लेट्स बी फ्रैंक, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट मोदी साहब डिड? उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इनवाइट किया सारे साउथ एशियन लीडर्स के साथ एक रीजनल अप्रोच के लिए। We thought it was a very good beginning, very bold, and actually he courted lot of popularity by going, unpopularity initially by going against this popular sentiment on which he had been elected कि साहब बहुत हो गया। फिर भी उन्होंने ट्राई किया, but what was the end result? कभी उड़ी हुआ, कभी पठानकोट पे अटैक हुआ, कभी ये हुआ, and things were back to square one. We were back, snakes and ladders, we are back to square one. फिर बोला साहब कि आप जो है we will exercise the right to hot pursuit. अगर आप करोगे, the only way to make you stop is to raise costs and consequences on the other side. अगर आपके लिए low cost, no cost है, what is the disincentive for you to stop it? अगर मैं एक पाकिस्तानी जर्नैल होता तो मैं कहता साहब मेरे को क्या जा रहा है, अब लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ये कोई पाकिस्तान की फौज थोड़ी ना है, बेचारे गांव के लड़के, उनको भेजो और ये चलता रहेगा। आई कैन कैरी ऑन टिल किंगडम कम। सो द ओनली वे, इंडिया में थिंकिंग ये है, लेट्स बी क्लियर, इंडिया में थिंकिंग द ओनली वे टू स्टॉप इट is to raise costs and consequences, and that is by strikes across the line of control if required across the international border. ये परसेप्शन है। बिल्कुल ठीक है। जल साहब आपने कुछ बातें की, मैं थोड़ा उनका जवाब दे लूं, फिर अगला सवाल करता हूं। जल साहब आपने पहली बात ये की कि इंडिया एक रिविजनिस्ट पावर नहीं है और स्टेटस को पावर है, लेकिन हम ये समझते हैं पाकिस्तान में और पूरी दुनिया से अब जो बयान आ रहे हैं, जो थिंकर्स कह रहे हैं कि इंडिया इज नॉट रिविजनिस्ट एंड एक्सपेंशनिस्ट, और वो जो रिविजनिस्ट है दैट इज कमिंग, वो अपनी माइनॉरिटीज के लिए रिविजनिस्ट है, और जो नेपाल के साथ कर रहे हैं, जो छोटे छोटे ममालिक में ये जो अखंड भारत है, इसके जब आइडिया को वो प्रैक्टिकली लेके जाएंगे तो दैट विल बी रिविजनिस्ट। सो जो मोदी साहब और उनकी सरकार कर रही है वो स्टेटस को नहीं रहा, वो रिविजनिस्ट पावर है और इंडिया इस स्टेटस को तोड़ रहा है। जल साहब आपने एसिमेट्रिक वॉरफेयर की बात की कि आपने कहा 10 साल पीछे चले जाएं, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने जारी बात है, यू हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। पर जल साहब आप नहीं समझते 2003 से हमने जैसे दहशतगर्दी की जंग शुरू हुई और तब से पाकिस्तान ही इस, आवाज आ रही है आपको? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ी बीच में थोड़ी कट हो गई थी, अब आ गई है। हाँ, बोलिए जी सर आपने बात की एसिमेट्रिक वॉरफेयर की ना, तो जल साहब हम पाकिस्तान में बैठ के ये देख रहे हैं कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर और जो सब क्रिटिकल वॉरफेयर है, इसका पाकिस्तान निशाना बना। जब से पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग शुरू की तो इंडिया को एक मौका मिल गया
कि वाया अफगानिस्तान और बलोचिस्तान और जो नॉन स्टेट एक्टर्स यहाँ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, फाटा की लाइन लगी हुई थी, इंटरनेशनल बॉर्डर ओपन था, फाटा में जमातें बैठी हुई थी। सो इंडिया ने इसका बहुत इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की 70,000 से ज्यादा जाने चली गई, $100 अरब का नुकसान हो गया और पाकिस्तान के फौज भी 7-8 हजार हमारे जवान भी शहीद हुए। एसिमेट्रिक तो हम भुगत रहे हैं, आपने कहा आप भुगत रहे हैं, लेकिन जल साहब ये जो आपने एसिमेट्रिक का बात किया और ये सारा आप पाकिस्तान के ऊपर लेके आ रहे हैं, मैं समझता हूं आपको जो एक चीज डिस्कस नहीं की वो शायद कश्मीर की लोकल स्ट्रगल है। अगर आप कश्मीर की लोकल स्ट्रगल को डिस्कस करें, जिसको इंडिजिनस स्ट्रगल कहते हैं जल साहब, तो शायद हमें इस बात को समझने में आसानी हो कि कश्मीर के अंदर एक नया खून उठ रहा है जो कि एक नए अंदाज से सोच रहा है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मॉरल ही कश्मीर को सपोर्ट कर रही है। हमने वो जो पुराना था एक तरीका, आपको पता है हम सपोर्ट करते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हम जहाद के थे वो। लेकिन जल साहब एक बात आपने कहा कि कॉमन परसेप्शन की बात की, जल साहब मोदी साहब आए थे इकोनॉमी के नारे पे, 2019 में वो कन्वर्ट हो गए उसमें नेशनल सिक्योरिटी में। और जल साहब एक और बात, फिर उसके बाद मैं आगे जाऊंगा कि पाकिस्तान का कॉमन परसेप्शन, तमाम सियासी जमातें, तमाम अवाम ये चाहती है कि हम इंडिया से बात करें और यकीन करके माने अगर यहाँ पे हुकूमत बात कर जाए तो गवर्नमेंट के लिए कोई प्रेशर नहीं है। पहले कभी आज से 25-30 साल पहले होता था, लेकिन आज इंडियन सरकार पे बड़ा प्रेशर है। आखिरी बात मैं कर दूं जल साहब, ये जो आपने रिवीजन पावर की बात की और सारा हुआ, इसमें मोदी साहब, बिपिन रावत साहब, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब और अमित शाह साहब, ये जो चारों का ये जो क्वाड्रो एनालिसिस जो कॉन्टेक्ट है, ये इसने बेसिकली पकड़ के इंडिया की रिविजनिज्म को लेके आ रहा है। और हम ये समझते हैं कि हम, आपने जिस तरह एज ए सोल्जर बात की कि हालात अब बदल गए हैं जल, ये तो फिर अगर हम इसी तरह सोचते हैं कि हम कहते हैं कि वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर इंडिया पाकिस्तान में करा रहा है, इंडिया कहता है कि नहीं आपने हमें इंगेज रखा, बात तो कहीं खत्म नहीं होनी। सो अब आप इस चीज को मानते हैं कि जो है वो एक और चीज इंडिया की तरफ से प्रेशर है अवाम के ऊपर, लेकिन जो करतारपुर साहब कॉरिडोर शुरू हमने किया, वो क्या इंडिया को इससे यकीन नहीं आता कि हम एक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और इस तरह की चीजें लेके आ रहे हैं, लेकिन उसको भी लिंक कर दिया गया खालिस्तान मूवमेंट से। सो पाकिस्तान के कितने कुछ जेस्चर्स होंगे तो उसको इंडिया ये समझेगा कि नहीं हम तो बात पाकिस्तान सीरियस है। या इसी तरह बिपिन रावत, मोदी साहब, राजनाथ सिंह साहब के हम जेरे साया उतार देंगे। थोड़ी सी बीच में कट हो रही थी, बट आई थिंक आई हैव अंडरस्टूड यू। आपने करतारपुर कॉरिडोर की बात की। लेट मी अगेन गिव यू द कमर द परसेप्शन दिस साइड। द परसेप्शन दिस साइड इज वेरी गुड जेस्चर। गुरु नानक देव जी का ये 500 साला था और बड़ी बड़ी तमन्ना थी लोगों की कि वो वहां जाके अरदास कर सकें, पूजा कर सकें, मत्था टेक सकें। इट वाज अ गुड जेस्चर। लेकिन देन अगेन आपकी भी एक डीप स्टेट है, हमारी भी एक डीप स्टेट है, आपकी भी डीप स्टेट है, और वहां पे वी फाउंड कि वहां पे जो खालिस्तानी एलिमेंट्स थे उन्होंने वहां पे पोस्टर लगा दिए भिंडरांवाला के, ब्लू स्टार के, ये वो। अब हमारा ब्लू स्टार है, आपकी लाल मस्जिद है। आप अगर आपके लोग आए, क्या कहते हैं, दरगाह शरीफ निजामुद्दीन चिश्ती जी के हजरत के पास, औला के पास, और वहां पे आप देखें लाल मस्जिद की फोटो में, you will suspect it straight away. It then looks like a Trojan horse, जिसको बोलते हैं ना गिफ्ट। you will have to look that gift horse in the mouth. अब यहाँ पे लोग कहते हैं साहब अगर इतना ही है तो वेटिकन स्टेटस क्यों नहीं दे देते? वेटिकन भी तो है। अगर ये वो देखिए, वो ऐसी रूहानी शख्सियत थे कि आपके लोग, हमारे लोग, दोनों उनकी तरफ जो है बहुत बहुत इज्जत है, बहुत ही उनकी तरफ श्रद्धा है, तो आप वेटिकन स्टेटस दे देते। लेकिन अगर आपने एक पैसेज दी, साथ में हमको इसका ये गिफ्ट हॉर्स मिल गया, ये जो चीजें हैं, माफ कीजिए, सिंसेरिटी जो भी लीडर इस यहाँ पे आपकी तरफ, इस तरफ दिखाना चाहेगा, थोड़ी देर के बाद उसको उसकी डीप स्टेट से स्टैब इन द बैक मिलता है और फिर वो पीछे हट जाता है। आई एम बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक। ये आपने भी देखा है, हमने भी देखा।
ये एलिमेंट है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्कों में डीप स्टेट जो है वो पावरफुल है, और जारी बात है इसका एक इन्फ्लुएंस है, इसमें कोई शक नहीं है। जल साहब थोड़ा सा निकलते हैं पाकिस्तान इंडिया से, और भी दुनिया में बड़े मसले हैं। जल साहब ये बताएं कि अफगानिस्तान जो है, इसमें आप क्या समझते हैं कि इंडिया की तालिबान से क्या टॉक्स हो सकती हैं, और क्या जो तालिबान पूरी जिंदगी इंडिया को अपना दुश्मन समझते रहे हैं और जिस तरह वो हालात रहे हैं, आइंदा कोई ऐसी मुस्बत टॉक्स हो सकती हैं जिससे इंडिया समझता, क्योंकि पता चला था कि इंडिया ने अमेरिकन को रिक्वेस्ट की है कि हमारी बात करवाई जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं वो डायरेक्ट बात करें। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए, जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, लेट्स अगेन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमेशा अफगानिस्तान ब्रिटिश इंडिया के टाइम से वन ऑफ द प्राइमरी कॉर्नर स्टोन्स ऑफ सिक्योरिटी था। ब्रिटिश इंडिया के टाइम से अफगानिस्तान हैज बीन क्रिटिकल टू सब कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी। और हाल के टाइम में जब से ये एसिमेट्रिक प्रॉक्सी वॉर का दौर शुरू हुआ, तो देखिए एट वन टाइम 60% ऑफ द टेररिस्ट ऑपरेटिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, ये CIA के डायरेक्टर ने कहा, हैड ईदर कम फ्रॉम अफगानिस्तान और हैड बीन ट्रेन्ड देयर। ठीक है साहब, अफगानिस्तान से या तो वो अफगान थे या वो वहां पे ट्रेनिंग उनकी हुई थी। अभी भी वहां पे 7 जैशे मोहम्मद के कैंप हैं। कोई आप समझ लीजिए 1000-2000 के ऊपर अफराद तो वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं, और 6 से 7 हजार आपके लश्कर ए तोयबा जैशे मोहम्मद के फाइटर्स इस वक्त अफगानिस्तान में हैं। जहां अफगानिस्तान का मसाइल जैसे भी उसका हल होता है, वो जो है अगर हमारी तरफ ट्रांसफर किए जाएंगे तो हमको तो काफी कष्ट है सर, बिकॉज ये पहले हो चुका है और ये फिर हो सकता है। हमको तो फिर अफगानिस्तान एक एसिमेट्रिक ब्रिज हेड फॉर डिस्टेबलाइजेशन लगता है, नंबर 1। नंबर 2, अफगानिस्तान में आज के दिन एक सरकार है विच हैज बीन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। आप भी उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान recognizes the government in Kabul. How can we now have insurgents overthrowing that government? Once again, आपने कहा पाकिस्तान रिविजनिस्ट नहीं है, यहां परसेप्शन है। अगर आप रिजीम चेंज करना चाहते हैं काबुल में, इट हैज सीरियस implications. Let's be very, very straightforward. It has serious implications which India cannot accept sitting back, lying down. If there is a regime change in Kabul, and personally, मेरा तो I may not represent the government of India viewpoint at all. I think India should have no talks with Taliban, क्योंकि जब तालिबान थी मुल्ला उमर जनाब के वक्त में हमें बहुत तकलीफ हुई, जम्मू कश्मीर में, बाकी जगहों में, रेस्ट ऑफ इंडिया में भी। वो कभी इंडियन मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहे हैं, अब तो वो ISIS का भी डायमेंशन आ गया। इट हैज अ लिंक विद आवर सिक्योरिटी। और अगर आप कहें कि साहब इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए अफगानिस्तान में, कि आपका क्या लेना देना साहब, वो सार्क का देश है, वो एक हमसे फ्रेंडली कंट्री है। $3 बिलियन तो हमने उनके सिविल डेवलपमेंट में लगाए, कहीं डैम बना रहे हैं, उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, बेस्ट हॉस्पिटल्स वहां पे इंडियंस ने बनाए, स्कूल बनाए, ये सब बनाए। हम चाहते हैं अफगानिस्तान शुड बिकम अ सेटल्ड कंट्री। और जितना कामर चीमा साहब, जितनी उस मुल्क में तशद्दुद हुई है, जितने उनके रिफ्यूजी 4-5 लाख बार, उनकी कोई 1/3 पॉपुलेशन तो आपकी तरफ थी, अब थोड़े वापस गए हैं, बट जितनी ट्रबल उस मुल्क में हुई है शायद ही किसी मुल्क को हो। और अल्लाह ताला किसी को इतनी तशद्दुद ना दे, किसी मुल्क को जो लगातार 30-40 साल से वो बेचारे झेल रहे, रौन दिए गए। रूस आया, अमेरिका आया, लड़ के सारों ने वहां किया। मेरा ख्याल उनको शांति से रहने दिया जाए। लेट इट बी एन इंट्रा अफगान सोल्यूशन दैट इज एक्सेप्टेबल टू अस। जो पीपल ऑफ अफगानिस्तान को एक्सेप्टेबल है वो है। माफ कीजिए कि अगर आपकी डीप स्टेट वहां रिजीम चेंज करना चाहती है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को हटा के, जिसको आपने रिकॉग्नाइज किया हुआ, यू हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट गवर्नमेंट इन काबुल, आप वहां बोले कि साहब अभी तालिबान आएगी, अलकायदा आएगी या ISIS आएगी, उनकी आइडियोलॉजी इटसेल्फ पोजेस अ थ्रेट टू द नेशन स्टेट, आपको भी पोज करेगी एट अ पॉइंट इन टाइम। सो मेरा कहना यह है कि अफगानिस्तान पे अगर आप बोले कि साहब व्हाई आर यू बटिंग, व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग, आपका क्या उससे है लिंक? सिर्फ ये है कि हम उसको भुगत चुके हैं
एंड हम उसको फिर नहीं भुगतना चाहते। जैन साहब, आपने एक अहम बात की है अपनी डिस्कशन में, वैसे तो सारी अहम थी, लेकिन वो था कि रिजीम चेंज। जैन साहब, ये क्यों? देखिए, हम पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ कुर्बानियां दी हैं, हमने बाढ़ भी लगाई, आपको पता है, हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में बाढ़ लगा रहे हैं, अपने पैसों से लगा रहे हैं, ना अमेरिका ने लगा के दी ना किसी ने, क्योंकि हम समझते हैं कि हमें क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होती है जिससे हम रोक नहीं पाते थे। सो एक ही हमारे पास सोल्यूशन है, और हमने तो तालिबान को बिठाया अमेरिका के साथ, जितना थोड़ा बहुत हमारा इन्फ्लुएंस था, ताकि मामला ठीक हों। अभी जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स, पावर ऑपरेटर्स होगा, उसमें तालिबान इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, और मेरा ख्याल ये है कि हम ये चाहते हैं कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने अफगानिस्तान में। सो रिजीम चेंज जो है वो तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसके लिए वो सूट नहीं करता अगर दोबारा लॉलेसनेस हो गई। और दूसरा, हम अमेरिका और इत्तेहादियों के साथ मिलके रिजीम चेंज, हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है जल साहब, हम भारत जितना डिफेंस पे खर्चा नहीं कर सकते, हम 60-70 अरब डॉलर तो लगाते नहीं, और दूसरे मुल्कों के रिजीम चेंज करना हमारे लिए, मेरे ख्याल से, मेरी सरकार या हमारी डीप स्टेट के कंट्रोल में नहीं है रिजीम चेंज करना। हाँ, हम वहां के एक्टर्स के साथ अच्छे कोऑपरेशन है हमारा, अच्छे ताल्लुकात हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारा एक हिस्ट्री है वहां पे, उसका हमें फायदा भी है जन साहब, और नुकसान भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अफगानिस्तान का हमें बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि जो हालात हुए आपने हिस्ट्री डिस्कस किया। आप कहते हैं कि तालिबान से टॉक्स नहीं होने चाहिए, तो जल साहब ये फिर ट्रांजिट रूट जो है कि जी अफगानिस्तान और इंडिया आपस में ट्रेड कर लें और कुछ चीजें यहां से वहां जाएं, इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है? या फिर आप चाबहार को ही इंपॉर्टेंस देंगे जो इन्वेस्टमेंट इंडिया ने वहां पे कर दी है? क्योंकि अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं है तो शायद हम तो चाहते थे कि इंडिया जो है वो कर ले, अपना एक रूट एस्टेब्लिश कर ले, शायद इंडियन इकोनॉमी को फर्दर, लेकिन सार्क के डिसफंक्शनल होने से ये भी चांस आप समझते खत्म हो गए। देखिए साहब, वही मैं कह रहा था ना कि अगर प्राइमेसी दी जाती इकोनॉमिक इश्यूज को, जो कि नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, अब अफसोस मियां नवाज शरीफ साहब तो सलाखों के पीछे हैं, इसी उन्होंने शुरू किया था कि भाई ट्रेड शेड नॉर्मलिटी हो जाए, ट्रेड टॉक्स हो, ट्रांजिट रूट दिया जाए। देखिए, हमेशा द बिगेस्ट मार्केट साउथ एशिया की इंडिया रही है, जो रीजन इंडिया का है। सारे ड्राई फ्रूट अफगानिस्तान के, काबुली वाला जो आता था वो दिल्ली में आके, कलकत्ता तक आके बेचता करता था साहब, ये उसकी नेचुरल मार्केट है। तो हमने सोचा था कि एटलीस्ट अगर ये लिंकेजेस डेवलप हो, ट्रेड लिंकेजेस डेवलप हो, आपकी कोई कंपनी है वो भारत में ट्रेड कर रही है, आपका भी फिर एक स्टेक बनता है कि साहब ताल्लुकात नॉर्मल रहें, ये बम शम कम फटे साहब, जरा ट्रकें माल के ज्यादा जाएं तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन वो जो इनिशिएटिव था नवाज शरीफ साहब के साथ, जो पहला इनिशिएटिव था वाजपेयी जी ने लिया, I don't think anybody has gone more out of the way than Vajpayee. Vajpayee got such a stab in the back. वो कारगिल हो गया, वो तो युद्ध हो गया साहब सीधा। और जब फिर मोदी साहब ने ट्राई किया, मोदी जी ने ट्राई किया, वो फिर साहब, फिर उसके बाद देखा कि आपकी डीप स्टेट, आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं है ही नहीं, अब वो ही नॉट अ प्लेयर एनी मोर इन दिस स्टेट। सो व्हाट हम ये कह रहे हैं कि यू सी, ये जो जीरो सम गेम, व्हेन वी ट्राई फॉर जीरो सम गेम कि साहब जीत ही जीत मेरी हो, आई विल देखिए, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, अफगानिस्तान की बात आपने छेड़ी, बहुत बहुत जायज है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये चीज काफी बड़ी आप और हमारे ताल्लुकातों के बीच में आएगी। आपके जर्नैल साहब बोलते हैं अफगानिस्तान इज पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डेप्थ, मुल्क तो बाद में है, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पहले है। आई वुड से लेट द पीपल ऑफ अफगानिस्तान डिसाइड। आप कह रहे हैं कि साहब अगर तालिबान से बात नहीं करेंगे तो ट्रेड नहीं होगी, यू आर एज्यूमिंग दैट तालिबान हैज टेकन चार्ज। आई एम अफ्रेड ग्राउंड रियलिटी इज दैट द गवर्नमेंट ऑफ काबुल इज स्टिल गोइंग अलोंग, and if it has to be removed then it will have to be done by military force, जैसे पहले हुआ था, याद है जब तालिबान खड़ी हुई थी, the Taliban had gone and captured काबुल, और नाजिबुल्लाह साहब का जो हाल हुआ था वो तो सब वो तारीख में है। हमारा कहना यह है कि जो सरकार अभी वहां पे है, अफगानिस्तान के लोगों ने वोट देके चुनी, they have a right to choose their government, let the Afghans decide। अगर आप
ये करें कि हम फैसला करेंगे इस्लामाबाद में कि काबुल में कौन राज करेगा, कश्मीर में कौन होगा, तो फिर देन ये फिर ओवर रीच हो जाती है। इट इज ओवर रीच। जल साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जारी बात है कि जो एक इस वक्त ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें सॉवरेन स्टेट्स ही हैं और इस तरह नहीं होना चाहिए। ये जो आपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात की जल साहब, ये पुरानी बात हो चुकी है। ये तब की बात है जब 1987-8 में इंडिया वाज प्लानिंग कि हम पाकिस्तान को इधर से भावलपुर से बीच में काटेंगे और पाकिस्तान के 2 हिस्से कर देंगे। ऑपरेशन का एक प्लान, मुझे ऑपरेशन का नाम नहीं आ रहा है इस वक्त ज़हन में। तो उस वक्त असलम बेग साहब ने 1988-9 में फिर ये बात की स्ट्रेटेजिक डेप्थ की। लेकिन अभी तो जो कियानी साहब और उसके पहले और बाद में तो हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की कभी बात नहीं की, और वो भी हमें खतरा था कि इसलिए चाहिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्योंकि हम समझते हैं कि अगर इंडिया हम पे न्यूक्लियर हमला करता है तो हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए कोई जगह होनी चाहिए। तो वो पुरानी बात है जो मेरा ख्याल है उस हालात में उन्होंने की, लेकिन खत्म हो गई। लेकिन जल साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि एक तो आपने अफगानिस्तान के अमन की बात की, बिल्कुल सही कहा उसने, और जो नवाज शरीफ साहब की आप बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब तो इंडिविजुअल हैं। मेरा ख्याल है ताल्लुकात तो स्टेट टू स्टेट लेवल होते हैं ना, कि स्टेट के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन होना चाहिए। कि नवाज शरीफ साहब आज हैं, कल इमरान खान साहब नहीं होंगे, कल मोदी साहब नहीं होंगे, लेकिन स्टेट सोचती है एक बड़े एंगल से। चले, ये तो एक ठीक है, इसको हम समझते हैं कि ये भी कहीं कंक्लूजन में नहीं आ रहा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जल साहब आपके जो व्यूज हैं वो पहुंचे पाकिस्तानी और इंडियन ऑडियंस पे, और हम कहीं ना कहीं कनेक्टिंग पॉइंट्स थोड़े थोड़े ढूंढने की कोशिश करें अगर कहीं पे हो सके। जन साहब, एक सवाल ये व्यूअर्स की तरफ से मुझे आया, मैं वो पूछना चाह रहा हूं, मुझे अफगानिस्तान से निकलना पड़ेगा, वो कश्मीर की लोकल स्ट्रगल के ऊपर है। क्योंकि पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि अभी जो आपने एलओसी पे इतनी बाढ़ लगा दी है जन साहब, तो पाकिस्तान या यहां से जो नॉन स्टेट एक्टर जिन्हें आप कहते हैं, हम मुजाहिद कहते हैं या फ्रीडम फाइटर कहते हैं, उनके लिए तो अब जाने की वहां पे जगह ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो असला, जो चीजें वहां पे, वो सब कुछ लोकल है। तो या आपकी फौज या पुलिस में कोताही है कि वो उसको डील नहीं कर पाए, जारी बात है। तो लोकल खुद उठ खड़े हुए हैं। सो हम इसमें क्या कर सकते हैं, और लोकल स्ट्रगल को इंडिया कितना कुछ दबा सकता है, क्योंकि वो तो समझ लिया आपने कब्जा किया हुआ। कमर, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। देखिए, मैं जम्मू की पैदाइश हूँ, मैं जम्मू कश्मीर स्टेट का बाशिंदा हूँ। मेरे